दोस्तों जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खिलजी क्रांति यानी खिलजी वंश। हमारा गुलाम वंश है, दास वंश, वो कंप्लीट हो चुका था। लास्ट लेक्चर में हमने दास वंश को कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है, तो यानी खिलजी वंश की नींव जो पड़ी थी वो किसी अमीरों के सहयोग से नहीं पड़ रही। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फिरोज शाह खिलजी था। फिरोज शाह खिलजी ने केकुबाद और कयूमर्स की हत्या की थी, तो तलवार से हत्या की थी। तो इसी यानी ये शक्ति के दम पर अपनी नींव डाल दी। तो इसीलिए ये माना जाता है कि खिलजी वंश को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसकी दूसरी बड़ी बात ये कि धर्म का राजनीति से पृथक्करण हो गया था। अब तक हम ये देख रहे थे, यानी गुलाम वंश में हम ये देख रहे थे कि जितने भी उलेमा थे, मौलवी थे, उनका राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ कर बात है। अगर वो कुछ कह देते थे तो वो उनका कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन पहली बार ऐसा होगा खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक आएगा, यानी दिल्ली का सुल्तान। वो तो दिल्ली के एक काजी से बात करता है तो उनको स्पष्ट कह देता है कि मुझे नहीं पता कि शरीयत के अनुसार मैं ये काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। आप धर्म से राजनीति को पृथक कीजिए। यानी एक बहुत बड़ा शासक आता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज खिलजी वंश। तो उसमें पूरा डिटेल देखेंगे। खिलजी वंश की नींव पड़ती है, यानी पूरा खिलजी वंश है। तो खिलजी वंश का टाइमिंग पीरियड देखें तो 1290 से लेकर, पहली बात तो यही पता होना चाहिए इसका कार्यकाल कितना है, यानी 1290 से लेकर, यानी 1290 में हत्या हो जाती है क्यूमर्स की, 1290 में फिरोज, और ये चलता है 1320 तक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका संस्थापक कौन था भाई? संस्थापक तो कौन था? तो उसी का नाम फिरोज शाह खिलजी है। और यह जब सुल्तान बनेगा तो सुल्तान बनते इसने उपाधि धारण की थी जलालुद्दीन। तो यानी इसका नाम पड़ गया था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में, इसके बाद में शासक कौन बनेगा तो कर्म से यही बता देता हूं। इसके बाद में रुकनुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है, इब्राहिम रुकनुद्दीन। इब्राहिम रुकनुद्दीन यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है। कौन करता है? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाई मानिकपुर प्रांत में बुलाकर इसकी हत्या कर जाती है। जब ये कड़ाई मानिकपुर में हत्या होती है तो इस समय दिल्ली के अमीरों ने जिस व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया था उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम रुकनुद्दीन। इब्राहिम रुकनुद्दीन के बाद में शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत सबसे महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। जिस प्रकार मुगल काल में सबसे बड़ा शासक होता है अकबर, तो उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में अगर सिंगल सवाल भी पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा सवाल अलाउद्दीन खिलजी से पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार यानी राजत्व सिद्धांत, जो बाजार का इसने कॉन्सेप्ट दिया था, उससे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम रुकनुद्दीन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इसका सपुत्र शहाबुद्दीन उमर खिलजी। शहाबुद्दीन उमर खिलजी। शहाबुद्दीन उमर खिलजी के बाद में शासक बनेगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। अब दोस्तों खिलजी वंश का तो इतिहास इतना ही है, लेकिन एक शासक है जिसका नाम है खुसरो शाह। खुसरो शाह एक यानी हिंदू मां से उत्पन्न हुआ एक मुसलमान, इसलिए उसको यही पढ़ते हैं, इसी खिलजी वंश में पढ़ते हैं, और उसका नाम है खुसरो शाह। खुसरो शाह, तो इसको भी यही पढ़ा जाता है। अब जलालुद्दीन खिलजी का टाइमिंग पीरियड क्या है? तो जलालुद्दीन खिलजी का टाइमिंग पीरियड है 1290 से लेकर, इसने शासन किया था 96 तक। ये रहेगा 1296 तक। ये 1296 से लेकर, यानी इसकी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 ईस्वी। 1316 ईस्वी में शहाबुद्दीन उमर खिलजी नाम का शासक बनता है। ये कुछ ही समय के लिए शासक रहा था। उसके बाद में यानी मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है 1316 से लेकर 1320 तक, और ये 1320। तो ये इसका संस्थापक था। संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी। ये इसके शासक है। कर्म से आपको ध्यान होना चाहिए। एक खिलजी वंश में एक लाइन और पूछ ली जाती है। वो लाइन ये है कि सबसे कम कार्यकाल वाला
वंश। तो सबसे कम कार्यकाल वाला वंश भी कौन सा है? तो खिलजी वंश। खिलजी वंश को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी खिलजी वंश को ही खिलजी क्रांति कहा जाता है। अब खिलजी क्रांति दो लोगों ने कहा, एक तो कहा है आरपी त्रिपाठी महोदय ने, आरपी त्रिपाठी महोदय ने, एक है प्रोफेसर मोहम्मद हबीबुल्ला। इन दो व्यक्तियों ने खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया। अब खिलजी क्रांति क्यों कहा है, इसके पीछे क्या कारण था जो इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है, तो ये सुन लीजिए। खिलजी क्रांति क्यों कह रहे हैं इसको, तो मैंने अभी बताया था कि अब तक जितने भी यानी गुलाम वंश था, गुलाम वंश की नींव पड़ती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आपने देखा था कि इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीरों का सहयोग था, अब दिल्ली के अमीरों के सहयोग से शासक बना था। तो सल्तनत काल में पहला वंश आ रहा है जिसने शक्ति या तलवार के दम पर, शक्ति या तलवार के दम पर, शक्ति या तलवार के बल पर शासन किया था। यानी सीधा सीधा यूं कह सकता हूं कि अमीरों के सहयोग से सत्ता हासिल नहीं होती। ये लोग शक्ति या तलवार के बल पर शासन होता है। तो मैंने अभी बताया फिरोज शाह खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी ने केकुबाद और कैमर्स की हत्या की थी, तो किससे की थी? तलवार से। तो वो अपनी शक्ति के बल पर एक नए वंश की नींव डाल रहा है, तो इसी को खिलजी क्रांति कहा जाता है। दूसरी बड़ी बात है धर्म का राजनीति से पृथक्करण। धर्म का राजनीति से पृथक्करण, राजनीति से पृथक्करण। पहली बार सल्तनत में ऐसा हो रहा है कि धर्म का राजनीति से पृथक्करण हो रहा है। धर्म का राजनीति से पृथक्करण का मतलब यानी इससे पहले हम देख रहे थे कि उलमा मौलवी जितने भी थे, काजी है, उनका राजनीति में बढ़ चढ़कर अगर वो अपनी बात कहते तो उसकी बात की मनाही नहीं थी। लेकिन खिलजी वंश में ऐसा नहीं है। खिलजी वंश में उनको राजनीति से पृथक कर दिया जाएगा कि उन्हें यह कह दिया जाएगा आप धार्मिक कार्य में अपना योगदान दीजिए, राजनीति करने का हक हमें है और हम करेंगे। साम्राज्य विस्तार की यथार्थवादी नीति, साम्राज्य विस्तार की यथार्थवादी नीति, यथार्थवादी नीति, तो ये हम पूरा अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ेंगे। और तो अमीर वर्ग का समांगी विस्तार, अमीर वर्ग का समांगी विस्तार। अब तक हमने सल्तनत काल में देखा था, सबसे पहले इल्तुतमिश ने देखा था। तो इल्तुतमिश के लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने 40 प्रशासनिक अधिकारियों को पद से हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? क्योंकि वो निम्न जाति के यानी सीएम सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट था, यानी वह उच्च जाति का मुसलमान था, वह निम्न जाति के मुसलमानों को प्रशासनिक पदों से हटा देता है। बलबन आता है, बलबन ने अपने आप को आपराशियाब वंश से जोड़ा था। आपराशियाब एक यानी उच्च रक्त से संबंधित जोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा था कि उच्च रक्त का ही महत्व है। अब तक यानी मैं यूं कह रहा हूं कि अब तक जितना भी उच्च प्रतिष्ठा है या कोई पद है तो वो किसी न किसी अमीर को ही मिलता था। लेकिन खिलजी वंश में ऐसा नहीं होगा। खिलजी वंश में उसकी योग्यता के आधार पर उसको पद मिलेगा। अब देखेंगे आगे चलकर, हम देखेंगे। वैसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मलिक काफूर था, जो एक हिजड़ा था, उसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, यानी 1000 दिनार के रूप में खरीदा गया था। लेकिन वह योग्यता के दम पर दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतने का कार्य करेगा और मुख्य पद सेनापति के पद पर तक पहुंच जाएगा। यानी योग्यता पर विस्तार दिया गया। तो अमीर वर्ग का समांगी विस्तार। इन्हीं 4 फैक्टरों के आधार पर इसी खिलजी वंश को खिलजी क्रांति कहा गया है। किसने कहा है? आरपी त्रिपाठी और प्रोफेसर मोहम्मद हबीबुल्ला साहब ने। खिलजी वंश का टाइमिंग पूछे तो 1290 से लेकर 1320 है भाई। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है, 1290 से 96। इब्राहिम रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। तो ये इनका टाइमिंग पीरियड है, सारा मैंने बता दिया। अब शासक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में डाले भी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हेडिंग डाले भाई, जलालुद्दीन खिलजी। नोट्स अच्छे से बनाए भी। कोई भी सिंगल सवाल आपका जलालुद्दीन खिलजी गलत नहीं होना चाहिए। सारे फैक्ट है एक साथ इकट्ठे करके बता रहा हूं।
बताने का यही उद्देश्य है कि आपका कोई भी सिंगल सवाल आप पूरी किताब पढ़ के जा रहे हैं और एक अच्छा सा फैक्ट आपसे छूट जाता है और वही परीक्षा में पूछ लिया जाता है और वही प्रश्न गलत हो जाता है, तो फिर सारी पढ़े पढ़ाई का क्या फायदा। इसीलिए मैं अच्छे से बताने का प्रयास करूँ। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का टाइमिंग पीरियड है 1290 से लेकर 1296 तक। अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो पहली बात तो इसे खिलजी वंश का संस्थापक कहते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कहते हैं। अब खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने खिलजी वंश की नींव डाली थी। थोड़ा सा बात करता हूं इस खिलजी की। ये जो खिलजी है ना, खिलजी अफगानिस्तान की हेलमंड नदी घाटी, हेलमंड नदी घाटी के गर्म क्षेत्रों में, घाटी के गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभी तुर्कों की 64 शाखा में से, 64 शाखा में से एक शाखा है ये भी, यानी ये मूलतः तुर्क है। अब इन्हें अफगानी कहा जाता है लेकिन अफगानी है नहीं, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रथम अफगानी वंश, तो वो लोदी वंश आएगा भी, उसके बाद में शेरशाह सूरी आएगा, लेकिन इन्हें अफगानी कहा जाता है लेकिन अफगानी है नहीं क्योंकि ये क्या है, तुर्क है भी। और बात करें इनकी, तो बलबन के समय, यानी बलबन के समय इसको क्या पद मिला था, तो बलबन के समय बलबन ने मंगोल नीति अपनाई थी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मंगोल नीति में उसने त्रिस्तरीय पंक्ति बनाई थी। त्रिस्तरीय पंक्ति में सबसे पहले तो इसको एक पद पर नियुक्त किया गया था, सर-ए-दादार। सर-ए-दादार का मतलब होता है खास था, जादार कोई खास तर भी बोल देते हैं, खास था, या यूं कह सकते हैं अंगरक्षक के पद पर नियुक्त होता है। यानी बलबन के समय यह अंगरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। और तो और मंगोल नीति जो अपनाई थी, मंगोल नीति में मोहम्मद व शेर खां के बाद में, यानी बलबन का सबसे योग्य पुत्र ये था मोहम्मद, वह शेर खां के बाद में, शेर खां के बाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मंगोलों की सुरक्षा हेतु नियुक्त हुआ था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मंगोल सुरक्षा हेतु नियुक्त, मंगोल सुरक्षा हेतु नियुक्त। आप गैस कर सकते हैं भी इसने अपनी योग्यता के दम पर कितना बड़ा पद पा लिया था बलबन के समय। सर-ए-दादार पद पर नियुक्त होता है, लेकिन यही अपनी योग्यता यानी एक कुशल सैनिक होने के नाते इसने मोहम्मद व शेर खां के बाद उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मंगोल सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है इसके कंधों पर डाल दी जाती है। उसके बाद में बलबन के बाद में शासक कौन बना था अभी, केकुबाद। केकुबाद के समय पहली बात तो मैंने इसको बताया था कि इसकी केकुबाद ने उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी थी, तो शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, शाइस्ता खां। इसी केकुबाद ने इसे बरन का इक्तादार भी बनाया था, बरन का इक्तादार, और इसको मंगोल सुरक्षा हेतु नियुक्त भी किया था और एक पद भी दिया था आरिज-ए-मुमालिक, आरिज-ए-मुमालिक, यानी आरिज-ए-मुमालिक पद पर, यानी सेनापति के पद पर नियुक्त हो गया था। लेकिन इसने केकुबाद की हत्या की, केकुबाद की हत्या कर देता है। केकुबाद की हत्या के बाद में शासक कौन बना, क्यूमर्स। जैसे ही क्यूमर्स शासक बनता है तो क्यूमर्स की भी हत्या कर देता है, और हत्या किससे की थी, तो तलवार से की थी। इसीलिए इतिहास में तलवार से हत्या करने की वजह से, यानी इसे संज्ञा दी जाती है तलवार का बेटा, तलवार का बेटा, यानी एक उपाधि मिल जाती है इसे तलवार का बेटा। आज के बाद में पूछे कि किस सल्तनत काल के शासक को तलवार के बेटे के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है भी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का। इसका मूल नाम था फिरोज शाह खिलजी, यानी ये जब सुल्तान बनता है तो ये उपाधि धारण कर लेता है जलालुद्दीन खिलजी।
तो खिलजी वंश का संस्थापक है खिलजी वंश है, जो अफगानिस्तान के हेलमंड नदी घाटी में यानी गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाली एक जाति है, इसीलिए इनको अफगानी कहते हैं। लेकिन ये तुर्क है भी, मूलतः ये तुर्क है। तो तुर्कों की 64 शाखाओं में से एक तुर्क शाखा ये भी है। बलबन के समय इसे एक सारे जादार पद पर नियुक्त होता है और मोहम्मद व शेर खां के बाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मंगोल सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है इसे। केकुबाद का यानी बलबन के बाद में जो शासक बना था, सुल्तान बना था, उसका नाम था केकुबाद। केकुबाद के समय इसे उपाधि मिलती है शाइस्ता खां, बरन का इक्तादार, और पद मिलता है आरिज ए मुमालिक यानी सेनापति का पद मिल जाता है। लेकिन इसने केकुबाद की हत्या कर दी और कयूमर्स की हत्या की थी। कयूमर्स की हत्या तलवार से की थी, इसीलिए इसको संज्ञा दी जाती है तलवार का बेटा। तो ये था जलालुद्दीन खिलजी का प्रारंभिक इंट्रो। अब देखते हैं भी इसकी उपाधि क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है उपाधियों से। नेक्स्ट हेडिंग में डालें भी इसकी उपाधि। तो एक उपाधि तो मैंने अभी बताई, इसको क्या कहते हैं उपाधि में, इसे इब्न ए सईद कहते हैं। इब्न ए सईद, इब्न ए सईद का मतलब होता है तलवार का बेटा, तलवार का बेटा। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसकी दूसरी उपाधि क्या थी, तो शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, तो शाइस्ता खां किसने दी थी, तो मैंने आपको बता दिया किसने दी, भी केकुबाद ने दी। अब इसने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था, राज्य अभिषेक। तो मैंने आपको बताया था कि राज्याभिषेक यानी केकुबाद ने कौन सा महल बनाया था, तो किलुगढ़ी नामक महल बनाया। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था, भी किलुगढ़ी नामक, किलोखड़ी या किलुगढ़ी एक ही बात है, महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। लाल महल में राज्याभिषेक नहीं करवाता है। लाल महल में राज्याभिषेक न करवाने का मुख्य कारण यही था कि अब तक यही लगता था कि बलबन का भूत लाल महल में अभी रहता है, क्योंकि लाल महल में किसकी मृत्यु हुई थी, बलबन की। इसलिए अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था, किलोगुड़ी में। राज्याभिषेक के समय इसकी आयु कितनी, यानी 70 वर्ष की आयु में, यानी राज्याभिषेक करवा लिया और 70 वर्ष की आयु में ये थोड़ा उदार हो गया था, यानी उदार प्रवृत्ति का शासक था ये। इतना बूढ़ा आदमी है तो उदार प्रवृत्ति का सीधा सीधा मतलब है, उदार तो होगा ही। अब जैसे उदार हुआ तो इसने एक नीति पर बल दिया था, उस नीति का नाम था तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति। अब ये तुष्टीकरण की नीति क्या है, तो यानी सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है सबको खुश रखना, सबको खुश रखना। ये लोग सबको खुश रखता था। अब सबको खुश कैसे रखता था, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये एक धर्म भीरू व्यक्ति था, ये भी इसे कहा जाता है। हालांकि इनसे कोई प्रश्न नहीं बनता, बस उपाधियों में ध्यान रखना है। इब्न ए सईद यानी तलवार का बेटा और शाइस्ता खां। राज्याभिषेक किलुगढ़ी महल में होता है। 70 वर्ष की आयु में यह एक उदार प्रवृत्ति का शासक था। तुष्टीकरण की नीति पर बल देता है, यानी सबको खुश करता है, और इसे धर्म भीरू शासक कहते हैं, यानी धर्म के नाम से डरता था। अब बात करते हैं इसकी तुष्टीकरण की नीति क्या थी। तो यानी इसके जमाने में हुए विद्रोह को अगर हम पढ़ेंगे सफलतापूर्वक तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी तुष्टीकरण की नीति क्या थी। तो इसके काल में हुए विद्रोह, हालांकि नाम है, बस कुछ याद नहीं करना है, कोई विद्रोह इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पढ़ रहे हैं तो याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। बात है 1290 की, यानी 1290 डी में एक विद्रोह होता है। 1290 में किसली खां ने विद्रोह किया था, किसली खां। इसी को किताबें मलिक छज्जू भी लिखती है, यानी इसका ही नाम था मलिक छज्जू। ये अवध का इक्तादार था। और बलबन का नाती था, बलबन का नाती यानी बलबन का रिश्तेदार था। अब इसने अवध क्षेत्र में विद्रोह कर देता है। तब जैसे ही सेना, सुल्तान की सेना आती है तो इस किसली खां को पकड़ कर ले आती है। अब किसली खां को पकड़ कर ले आती है, देखो एक आरोपी यानी एक विद्रोही को पकड़ कर लाती है, तो सह सामान तो लेकर नहीं आएगी। इसके कपड़े फट चुके थे, जितने भी आभूषण जेवरात इसने पहन रखे थे वो सब निकाल लिए जाते, इसको दरबार में पेश किया जाता है।
यानी सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। तो सुल्तान को ये बात पता चलती है कि ये तो बलबन का नाती है। तब बलबन का नाती होने की वजह से, यानी बलबन का नाती हो जाने की वजह से सुल्तान ने ये कह दिया कि इसके फटे जो पुराने कपड़े हैं इसको पुनः नए कपड़े पहनाए जाए, और जो इसके जेवरात वगैरह लिए इसको दे दिए जाए। इसको ये की सजा दी जाती है, यानी इसके विद्रोह की दंड इसे क्या मिला था, तो दंड ये मिलता है कि अवध की इक्ता से इसे हटा दिया जाता है और इक्तादार बना दिया जाता है मुल्तान। ये लोग मुल्तान का इक्तादार बना दिए। यानी बलबन का खोप इतना बड़ा था कि इसने किसली खान को पकड़े जाने पर भी कुछ नहीं कहा, इसने अवध की इक्तादारी से हटाया और मुल्तान का इक्तादार बना दिया। ये इसने दंड दिया। और तो सैफुद्दीन कुची का विद्रोह होता है। एक विद्रोह हुआ सैफुद्दीन कुची। सैफुद्दीन कुची ने विद्रोह किया था, यानी कुछ अमीरों ने सैफुद्दीन कुची को सुल्तान बनाना था। यानी समझने का प्रयास करना, कुछ अमीर हैं जो ये चाहते हैं कि सैफुद्दीन कुची सुल्तान बने, यानी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने, फिर जलालुद्दीन खिलजी को उठाकर। इस बात का पता किसको चल जाता है, तो जलालुद्दीन खिलजी को पता चल जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी इसे पकड़वा लेता है, पकड़वाकर इसे दरबार में बुलाता है। अब जैसे दरबार में बुलवाता है तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी ही तलवार निकालकर इसको दे देता है कि ये ले भाई तलवार और कर दे मेरी हत्या। अब कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है कि सामने अगर कोई, मैं अगर तलवार दे रहा हूं किसी को और वही मेरी हत्या कर देता है, ऐसा हो नहीं। तब सैफुद्दीन किचू ने माफी मांगी और ये यानी इनके ऊपर एक साल दरबार में प्रवेश निषेध कर दिया था। दरबार में प्रवेश निषेध कर दिया, ये सजा दी। यानी जो व्यक्ति इसे मारना चाहता है उसे छोड़ दिया जाता है। इसी के जमाने में कुछ डाकू लुटेरे विद्रोह करते हैं। डाकू और लुटेरे, तो ये डाकू और लुटेरे जिनकी संख्या थी, मिलती है संख्या 1000 संख्या थी। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि इनको एक नाव देता है और कहता है बंगाल भाग जाओ, बंगाल में विद्रोह होते हैं, आप भी विद्रोह करते रहे। ये लोग, इनका विद्रोह का दमन। और सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ये इसके जीवन का दाग है, स्टार लगा देता हूं, ये है सीदी मोला का विद्रोह। सीदी मौला का विद्रोह। ये विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। सीदी मौला का विद्रोह, पहली बात तो यही लिख सकते हैं कि जलालुद्दीन के चरित्र का दाग। जलालुद्दीन के यानी जलालुद्दीन खिलजी के चरित्र का दाग। अब ये दाग कैसे है ये अब समझते हैं। यह एक सूफी संत था। अब सूफी संत जितने भी हुए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एकता, यानी हिंदू और मुस्लिम को एकता के ऊपर बल दिए, यानी समन्वित संस्कृति को बल देते हैं वो। इनका केंद्र था दिल्ली। ये बाबा फरीद का शिष्य था, बाबा फरीद का शिष्य था। और बाबा फरीद का केंद्र आप सभी जानते हैं मुल्तान था। वे ये बाबा फरीद है जो बलबन के क्या गुरु भी थे। हालांकि हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन में पढ़ेंगे, बलबन के गुरु थे। इनका जो केंद्र था वो अजोदन या मुल्तान को कहते हैं। तो बाबा फरीद का ये बहुत बड़ा शिष्य था। इनका जो केंद्र था उस पर जलालुद्दीन खिलजी का बेटा था जिसका नाम था खान खाना। यानी ये जलालुद्दीन का बेटा है, यानी पुत्र है खान खाना। और दो अन्य अधिकारी थे, हतिया पायक और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है निरंजन कोतवाल। अब भाई ये लोग सीदी मोला के यानी निवास स्थल पर खान खाना पर जाया करते थे। यानी जलालुद्दीन खिलजी का स्वयं बेटा इनके दरबार में जाता था और सीदी मोला के जो भी धार्मिक उपदेश रहे थे उनकी विचारधारा से मैच मिलता था, इसलिए इनके दरबार में जाया करता था, या इनके यूं कहूं तो केंद्र में जाया करता था, निवास स्थल पर। अब एक झूठी अफवाह फैलती है कि सीदी मौलाना साहब, जो सीदी मौला है, यह सुल्तान को मारकर यानी जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर खान खाना इनके पुत्र को सुल्तान बनाना चाहता है।
इस बात की खबर पता चलती है जलालुद्दीन खिलजी को। तब जलालुद्दीन खिलजी ने इसी सीधी मोला को हाथी के पांव तले दबवा दिया था, यानी सीधी मोला को हाथी के पांव तले हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। और तो और जब इस बात का पता चलता है इसके पुत्र को, तो अगले ही दिन इसके पुत्र ने आत्महत्या कर दी, यानी अगले दिन इसकी मृत्यु हो जाती है शोक से, इतना दुख हुआ था इसको। तो ये इसके जीवन का सबसे बड़ा दाग था। ये इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है वो यही है, सीधी मोला का विद्रोह। सीधी मोला यानी जलालुद्दीन के चरित्र का दाग कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन के चरित्र का दाग किसे कहते हैं, तो सीधी मोला के विद्रोह को। सीधी मोला कौन थे? एक सूफी संत थे जिनका केंद्र था दिल्ली। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद का जो यानी केंद्र था वो अजोदन या मुल्तान था। अब ये सूफी संत हैं, तो यानी ये समन्वित संस्कृति यानी हिंदू धर्म की जो समन्वित संस्कृति उस पर बल दे रहे थे। तब इनका जो पुत्र था खान खाना हाथिया पायक, जो अधिकारी हैं निरंजन कोतवाल, ये इनके दरगाह पर जाया करते थे, या यूं कह दूं निवास स्थल पर जाया करते थे। लेकिन एक बार एक झूठी खबर उठती है। झूठी खबर ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करना चाहते हैं सीधी मोला, और नया शासक किसको बनाना चाहते हैं? नया सुल्तान खान खाना को बनाना चाहते हैं। एक झूठी अफवाह के तहत, यानी एक सुल्तान होने के नाते इसने एक झूठी अफवाह यानी जो कानों में पड़ती है उसको ही सुनाकर इसकी हत्या करवा दी जाती है। और इसके अगले दिन इसके पुत्र की ये चाहता था तो इसकी खोजबीन करवा सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसीलिए इसके विद्रोह यानी इस प्रत्यय के कारण इसे चरित्र का दाग की संज्ञा दी गया। इसके काल में हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण यानी ये विद्रोह थे। अब पढ़ते हैं इसके विजय अभियान, जलालुद्दीन खिलजी के अभियान। विद्रोह में एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है और कुछ नहीं पूछा जाता। जलालुद्दीन खिलजी का विजय अभियान। तो मैंने अभी बताया था कि ये किस नीति पर बल देता था, तो तुष्टीकरण की नीति पर बल देता था। इसका एक इंपॉर्टेंट अभियान है जो रणथंबोर है, रणथंबोर अभियान। रणथंबोर राजस्थान में स्थित है। अभी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। 1191-92 में अभियान होता है। रणथंबोर अभियान के दौरान यहाँ रणथंबोर का तत्कालीन शासक था, उसका नाम था हमीर देव चौहान। अब उल्लेख ये मिलता है कि रणथंबोर का किला था ना, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये मुख्य दुर्ग है, यानी एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी के ऊपर एक मुख्य दुर्ग है, और एक दुर्ग यहां बना हुआ था, यानी ये तो है मुख्य दुर्ग रणथंबोर का। ये इस दुर्ग की है कुंजी। इस कुंजी का नाम क्या है, तो इसे कहते हैं, किताब में चाइन भी लिख देती है, जाइन भी लिख देती है। नाम में कोई फर्क नहीं, किताबें चाइन भी लिखती है और जाइन, मुख्यतः तो जाइन ही कहा जाता है। यानी जाइन दुर्ग, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जाइन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है, तो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। जलालुद्दीन खिलजी इस रणथंबोर यानी रणथंबोर के शासक पर हमला करता है, और हमला कर इसने चाइन या जाइन दुर्ग को ही जीता था। ये मुख्य दुर्ग को नहीं जीत पाया था। अब जैसे ही मुख्य दुर्ग को नहीं जीत पाता है, तो ये वापस लौटते समय एक कमेंट पास कर लेता है, बस वो कमेंट याद करना। कथन और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कथन है कि मैं मुसलमान भाई के एक बाल के बराबर, मैं मुसलमान भाई के एक बाल के बराबर, एक बाल को रणथंबोर जैसे किलों से अधिक महत्व देता हूं, किलों से अधिक महत्व देता हूं। अब कुछ किताबों में यह लिख रखा है कि 100 यानी मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर 100 किलो जैसे महत्व देता हूं, तो वो सब सेम ही है, महत्व देता हूं। बाकी पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास जब पढ़ेंगे तो तब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये यूपीएससी है, यूपीएससी में इतना नहीं पूछा जाता है, यानी राजस्थान स्पेशल आ जाता है। बस तो आप यही ध्यान रखेंगे तत्कालीन शासक कौन था, हमीर देव चौहान। और इस विजय
को न होने के कारण ही इस पर नया अटैक होगा, जो कौन करेगा, यानी अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी करेगा और अलाउद्दीन खिलजी जीतेगा। यानी इस दुर्ग को न जीत पाने के कारण अगला अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी करेगा। ये थे जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बचता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक बने रहिए, धन्यवाद दोस्तों।